राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रस्तुत करते हैं विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अंतर्गत ध्वनि अंकित पाठों की श्रृंखला में आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय क्रमांक 8 अध्याय ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान का अध्ययन करेंगे। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। बच्चों, आप कई बार विवाह समारोह में शामिल हुए हो ना बच्चों? हाँ, और आपने उन रस्मों को भी देखा होगा जो विवाह के समय निभाई जाती है। बच्चों, आपने देखा होगा एक रस्म होती है कन्यादान। कन्यादान के बाद ही शादी को संपूर्ण माना जाता है। कन्यादान यह शब्द सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना बच्चों? क्योंकि कन्या कोई वस्तु तो नहीं जो किसी को दान में दी जाए, किंतु यह प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है जिसे हम निभाते चले आ रहे हैं। आंखों से नीर छलकता है, अधरों से प्यार बरसता है, दिल में पीड़ा सी होती है जब कन्यादान होता है। बच्चों, आज के पाठ में हम कवि ऋतुराज द्वारा लिखित कन्यादान कविता को पढ़ेंगे, जिसमें एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा कर रही है। माँ यहाँ भावुकता से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभव के आधार पर अपनी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जैसे कि हर माँ करती है। तो प्यारे बच्चों, कन्यादान कविता को पढ़ने से पहले इसके रचयिता कवि ऋतुराज के बारे में जान लेते हैं। बिहारी सम्मान से सम्मानित ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ। जन्मभूमि राजस्थान होने के कारण उनका राजस्थान से विशेष जुड़ाव रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में अधिस्नातक किया एवं 40 वर्षों तक इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में ही अध्यापन का कार्य भी किया। इस तरह इनका दोनों ही भाषा पर समान रूप से अधिकार रहा। बच्चों, कवि ऋतुराज जी के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविल प्रमुख है। कवि ऋतुराज पहल सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। कवि ऋतुराज जी ने हिंदी की मुख्य परंपरा से हटकर उन लोगों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है जो प्राय उपेक्षित रहे हैं। उनके सुख दुख, चिंताओं और चुनौतियों को चर्चा में स्थान दिलाया है। सामाजिक जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को कवि ने बड़ी ही सच्चाई के साथ शब्दों में उतारा है। आम जीवन में व्याप्त चिंताओं, विसंगतियों और सामाजिक जीवन की विडंबनाओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है, जिसे हम कन्यादान कविता में महसूस करेंगे। कन्यादान कविता में कवि ने बड़ा ही मार्मिक सत्य हमें दिखाया है। कविता के माध्यम से कवि ने विवाह के बाद स्त्री के जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों के बारे में हमें एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के बाद बेटी की विदाई के समय एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे अनुभवों को निचोड़कर एक तर्क संगत सीख देने की कोशिश करती है, जिससे कि उनकी बेटी ससुराल में सुख और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। बच्चों, कन्यादान कविता में माँ विदाई के वक्त
अपनी बेटी को 4 जीवनोपयोगी नसीहतें दे रही है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं वह अपनी बेटी को क्या समझा रही होगी? नहीं? अच्छा, तो हम जानते हैं। बच्चों, वह उसे बता रही है कि उसे ससुराल में किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को अपनी सुंदरता पर कभी न इतराने को कहती है। बताइए भला क्यों? बच्चों, आपने रानी पद्मावती का नाम तो सुना ही होगा ना, जो अति सुंदर थी और यही सुंदरता उनके लिए अभिशाप बन गई थी और इसकी कीमत उन्हें अपने जीवन का बलिदान देकर चुकानी पड़ी थी। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज अपनी योग्यता एवं गुणों से ही तो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है ना। सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए बच्चों, सुंदरता से ज्यादा गुण ही काम आते हैं। माँ अपनी बेटी को दूसरी नसीहत देते हुए कहती है कि आग रोटी पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। बच्चों, बता सकते हैं इसका अर्थ क्या है? माँ अपनी बेटी से कहती है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, किंतु किसी भी अत्याचार को कभी भी सहन मत करना। अपने आप को कमजोर मत समझना, अन्याय का सामना करना। और बच्चों, तीसरी नसीहत में माँ ने क्या कहा है? माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना, यह केवल भ्रमित करते हैं। जीवन में इनका ज्यादा महत्व नहीं है, ये केवल बंधन है, इनमें बंधकर कमजोर मत हो जाना। और बच्चों, अंत में माँ अंतिम और आखिरी सीख देते हुए कहती है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका क्या आशय हुआ बच्चों? लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बच्चों, माँ कहना चाहती है कि तुम्हारे अंदर जो स्त्री के गुण हैं, इन्हें बरकरार रखना, लेकिन इन्हें कभी अपनी कमजोरी मत बनने देना। अन्याय और अत्याचार का डट कर सामना करना, इनके खिलाफ आवाज जरूर उठाना। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम कविता को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ऋतुराज जी ने कन्यादान करते समय एक माता के दुख का बड़ा ही सुंदर एवं मार्मिक चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई के समय माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक एवं प्रामाणिक होता है। बताओ बच्चों क्यों? दरअसल बेटी ही माँ के सबसे निकट, वो उसके जीवन के सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है ना। और अब जब वो भी उससे दूर जा रही है तो माँ को लग रहा है कि वह अपनी अंतिम पूंजी भी दान कर रही है। बच्चों, अंतिम पूंजी इसलिए कि बेटी उसके लिए अंतिम धन के समान है, जो वो भी विदा हो रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी और परिपक्व नहीं हुई है कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके। वह अभी भी एकदम भोली भाली और मासूम ही है। उसने अपनी माँ के घर सिर्फ सुखों और खुशियों को ही देखा है, इसलिए अपने जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है, और ना ही उसे अपने दुखों और परेशानियों को किसी के साथ बांटना या हल करना आता है। बच्चों, आगे की पंक्तियां देखते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की।
बच्चों देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ऋतुराज क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें किताबों में लिखे अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते ना, या हम उन अक्षरों को स्पष्ट पढ़ नहीं पाते, सिर्फ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह लड़की के सामने भी अभी काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर ही है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियों, वो संघर्षों के बारे में उसको अभी कुछ भी अंदाजा नहीं है। बच्चों अभी वो काल्पनिक सुख ही देख पा रही है, क्योंकि ऐसा होता है ना बच्चों कि जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। आगे की पंक्तियां देखिए। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत त्रीजना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बच्चों कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को विदाई के वक्त जीवन जीने की जैसे सबसे बड़ी सीख उपहार स्वरूप दे रही है, जो जीवन भर उसके काम आएगा। माँ कहती है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये सब अस्थायी है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है। बच्चों फिर वह अपनी बेटी से कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना। क्या अभिप्राय हुआ इसका अभिप्राय हुआ बच्चों, आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। इन पंक्तियों में बच्चों कवि उन लोगों पर तीखा कटाक्ष कर रहे हैं जो दहेज के लालच में अपनी बेटियों को आग के हवाले कर देते हैं, या उन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो खुद ही जलने को मजबूर हो जाती है। आगे की पंक्तियां देखिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। बच्चों वस्त्र और आभूषण सभी को अच्छे लगते हैं ना बच्चों। तो इन पंक्तियों में अपनी बेटी को सीख देते हुए माँ कहती है कि नारी के लिए वस्त्र और आभूषण सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु न होकर एक बंधन है। इसलिए माँ अपनी बेटी को वस्त्र और आभूषणों के लालच में नहीं पड़ने की सीख दे रही है। बच्चों गीतकार तनवीर गाजी ने इसी आशय की निम्न पंक्तियां नारी को संबोधित करते हुए लिखी है कि जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लो नहीं तू क्रोध की मशाल है। तू आरती की लो नहीं तू क्रोध की मशाल है। और प्यारे बच्चों कविता की अंतिम दो पंक्तियां प्रस्तुत है, जिसमें माँ ने अपने पूरे जीवन के अनुभवों का निचोड़ प्रस्तुत किया है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़के जैसी दिखाई मत देना। बच्चों इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को अबला व कमजोर नारी की जगह एक सशक्त व मजबूत इंसान बनने को कहती है, ताकि वह अपनी सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थितियों का पूरी दृढ़ता के साथ सामना कर सके। बच्चों लड़की होना से माँ का अभिप्राय है कि तुम
अपने स्त्रियोचित गुण सरलता, विनम्रता, शालीनता, मर्यादा, शिष्टता, जो भी तुम्हारे अंदर स्त्रियोचित गुण है, इन्हें बनाए रखना, उनको कभी मत छोड़ना, लेकिन कभी भी कमजोर व असहाय मत बनना। अपने खिलाफ होने वाले हर अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना। तो आशा है बच्चों, आपको कविता अच्छी लगी होगी, अवश्य लगी होगी, विशेषकर छात्राओं को। और इसमें कही गई बातों में आपको सही तर्क नजर आया होगा। तो अंत में कविता पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि इस कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देती है। सामाजिक व्यवस्था के द्वारा स्त्री के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वो आदर्श न होकर बंधन ही होते हैं, और न जाने कितनी बेटियां इसकी भेंट चढ़ जाती है। कोमलता में कमजोरी का एहसास किया जाता है, नारी की कोमलता में कमजोरी का उपहास उड़ाया जाता है, जिसके प्रतिकार स्वरूप ही कवि कहते हैं, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस कविता में माँ की कोरी भावुकता ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा संचित जीवन भर के खट्टे मीठे अनुभवों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है, जो हमने पूरी कविता में देखी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप भी माँ की सीख को आत्मसात करेंगे ना बच्चों। इन पंक्तियों के साथ मैं अपने पाठ को समाप्त करती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जय हिंद, जय भारत।